दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं। इसी सीरीज़ में आपके लिए अप्लाइड मैकेनिज्म में लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 के बारे में आप लोग को डिटेल में डिस्कस करूँगा। मैं आज जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जिसमें मूवमेंट की चीज़ों के बारे में किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो इन चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ये भी बता दीजिएगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू भी ज्वाइन हो जाएँ फ्रेंड्स। और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू भी सभी लोग फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पढ़िएगा बेटा। बल युग में कार्यरत बलों के बीच की दूरी कितनी होती है? बल युग में कार्यरत बलों के बीच की दूरी कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कपल इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा एक निश्चित दूरी, ऑलवेज अ फिक्स डिस्टेंस। बी है शून्य, जिसे कहते हैं जीरो। सी है अनंत, इन्फानाइट। और डी ऑप्शन है एक परिमित चर दूरी, अ फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। बल युग में कार्यरत बलों के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? जब भी कपल की बात की जाती है, कपल के बीच में एक डिस्टेंस होती है, उनके बीच में दो फोर्स हमेशा एक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे एक फोर्स ये एफ एक्ट कर रहा है, तो दूसरा फोर्स एफ यहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये दोनों कपल बनाते हैं। कपल कब बनाते हैं बेटा? जब इनकी दूरी हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है, ऑलवेज अ फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का ऑप्शन ए सही है। तो कपल में ध्यान रखिए बेटा, हमेशा फिक्स दूरी पर ही दो फोर्सेस के बीच में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सभी लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बल युग्म प्रकार की गति करता है। कपल प्रोड्यूसेस डैश टाइप ऑफ मोशन। मीन्स जो बल युग्म होता है किस प्रकार की गति करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरीय, बी ऑप्शन है घूर्णन, सी ऑप्शन है स्थानांतरीय और घूर्णन गति का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। एंड डी ऑप्शन है प्रत्यागामी, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग। तो जिन लोगों ने बेटा डिटेल में पढ़ रखा होगा वो लोग बता सकते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। ये बलयुग्म प्रकार की गति करता है। तो बलयुग्म कौन सी प्रकार की गति करता है बेटा? तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। स्थानांतरीय घूर्णन, स्थानांतरीय घूर्णन गति के संयोजन और प्रत्यागामी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सभी लोग को पता होगा कि जो हमारा बलयुग्म होता है वो घूर्णन गति करता है, केवल रोटेशनल मोशन हमारा करता है बलयुग्म में। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। सेकंड का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और निश्चित दूरी द्वारा अलग दो समानांतर बलों का निर्माण करते हैं। तो देख लीजिए बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शंस एंड सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस इज सेड। इसे क्या कहा जाता है बेटा? जो पहला ऑप्शन है अपरूपण बल, जिसे कहते हैं शियर फोर्स। बी है संतुलन। सी है परिणामी रिजल्टेंट। डी ऑप्शन है बलयुग्म कपल। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। परिमाण में बराबर होता है, दिशा में विपरीत होता है और निश्चित दूरी द्वारा अलग दो समानांतर बलों का निर्माण करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी प्रॉपर्टीज किस में आती हैं, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स किस में आती हैं बेटा? कि टू पैरेलल फोर्सेज हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शंस होते हैं, सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस होती है। ये कपल में ही होता है बेटा। कपल को आपको देखा होगा ना, ये एफ फोर्स होता है, ये एफ फोर्स होता है, तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स होते हैं। ठीक है ना, अपोजिट इन डायरेक्शंस हैं और ये सेपरेटेड है फिक्स डिस्टेंस से। तो ये क्या बनाते हैं? कपल। तो थर्ड का ऑप्शन डी सही है। ठीक है बेटा, सभी लोग को पता चल गया, थर्ड का ऑप्शन डी कपल हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बराबर और विपरीत समानांतर बलों जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए बेटा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट विल फॉर्म अ। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? पहला ऑप्शन है आर्म ऑफ कपल, सेकंड ऑप्शन है टॉर्क आघूर्ण, सी ऑप्शन है घूर्ण मूवमेंट और डी ऑप्शन है बलयुग्म। बेटा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो लोग इसका आंसर बता सकेंगे कि दो बराबर और विपरीत समानांतर बलों जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं। तो सब लोग को पता है बेटा क्या कहते हैं इसे। जो दो बराबर होते हैं विपरीत होते हैं वो हमेशा कपल होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, फोर्थ का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आर्म ऑफ कपल नहीं होता है, टॉर्क नहीं होते, मूवमेंट नहीं होते, केवल हमारे क्या होते हैं? कपल होते हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। एक बल युग्म का बना होता है, कपल कंसिस्ट ऑफ। एक जो बल युग्म होता है वो किसका बना होता है? पहला ऑप्शन अलग अलग
परिमाण के दो समदिश समांतर बलों के होता है। 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बी ऑप्शन है भिन्न भिन्न परिमाण के दो प्रतिदिश समानांतर बल। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सी ऑप्शन है समान परिमाण के दो समदिश समानांतर बल। 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। एंड डी ऑप्शन है समान परिमाण के दो प्रतिदिश समानांतर बल। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जो बोल रहा है जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। जो बल युग्म होता है वो कौन सा होता है बेटा? सभी को पता है बल युग्म कैसे बनाता है। जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। ध्यान रखिए बेटा, फोर्सेस कौन से होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड, जिनके परिमाण सेम होते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है, डायरेक्शन की बात की जाए तो वो अलग अलग होती है। एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। फोर्सेस कहते होते हैं पैरेलल होते हैं। ध्यान रखिएगा, फोर्सेस कैसे होते हैं? समांतर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, ठीक है बेटा। और ये कैसे होते हैं? इनकी मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और ये समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन चेक करिए जल्दी से। सारे ऑप्शंस मैंने आंसर बता दिया मैंने आपको। तो देख लीजिए, समान परिमाण के दो प्रतिदिश समांतर बल। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो सभी लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है बेटा। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो फोर्सेज हमारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसी को हम लोग बल युग्म कहते हैं। फिफ्थ का ऑप्शन देख लीजिएगा, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? वाइल ट्राइंग टू टर्न अ की इन अ लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड? तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है बल युग्म, ऑप्शन सी है घूर्ण, ऑप्शन डी है समतलीय बल। व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इन अ लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड? तो जब हम लोग किसी भी चाबी को घुमाते हैं ताले में, तो उसमें कौन सा फोर्सेस, क्या कौन सी प्रोसेस होती है? लीवर होती है, कपल होती है, मूवमेंट होती है, कोप्लेनर फोर्सेस होती है। तो आप लोग को पता होगा बेटा, ये इसका आंसर क्या है हमारा? कपल। तो कपल ही हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। तो 6th का हमारा बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा बेटा सबको। किसी बिंदु पर एक बल का प्रभाव निर्भर करता है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन। ए ऑप्शन है उसकी दिशा पर, बी ऑप्शन उसके परिमाण पर, सी ऑप्शन है क्रिया रेखा की स्थिति पर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा बताइए। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन इट डायरेक्शन, ऑन इन मैग्नीट्यूड, ऑन द पोजीशन ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। तो जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है या फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्शन पर भी होता है, मैग्नीट्यूड पर भी होता है, ऑन द पोजीशन ऑफ लाइन एक्शन पर भी होता है, ठीक है बेटा। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, समदिश समांतर बल वह होते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा? जिनकी क्रिया रेखा समान होती है, जिनके परिमाण समान होते हैं, जिनकी दिशा समान होती है, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो चेक कर लीजिए बेटा। ऑप्शन ए है हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, हैव द सेम मैग्नीट्यूड, हुज डायरेक्शन इज सेम, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा? समदिश समांतर बल कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था बेटा, समदिश समांतर बल कौन से होते हैं? जिनकी दिशा सेम होती है, ठीक है बेटा, जिनकी दिशा सेम होती है, जो मैग्नीट्यूड में भी सेम होते हैं, और जिनके लाइन ऑफ एक्शंस भी हमारे क्या होते हैं? लाइन ऑफ एक्शन तो बेटा होंगे ही, ठीक है बेटा, लाइन ऑफ एक्शंस हमारे अलग होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। जो पहला ऑप्शन है वो हमारा गलत है, ठीक है। समदिश समांतर बल है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी हमारा सही है। देख लीजिए बेटा, जिनके मैग्नीट्यूड हमारे सेम होते हैं, ठीक है बेटा, जो वो मैग्नीट्यूड हमारे सेम होते हैं। तो बी, 8th का हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। जब दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो देख लीजिए बेटा, जब दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्हेन द टू पैरेलल फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड एज, ठीक है। पहला ऑप्शन है समदिश समांतर बल, सेकंड ऑप्शन है आघूर्ण, सी ऑप्शन है बल युग्म, डी ऑप्शन है प्रतिदिश समांतर बल, ठीक है। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ध्यान रखिएगा, 9th का ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है ना, प्रतिदिश। बाकी तो हमारा लाइक होता नहीं है, मूवमेंट होता नहीं, कपल हमारे होते नहीं है। तो 9th का ऑप्शन डी सही है। चलिए 10th क्वेश्चन में बात की जाए। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन हमारा है, यदि दो बल समानांतर और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तब उनके परिणामी क्या होते हैं? इफ टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट विल बी।
दोनों के गुणनफल के बराबर, दोनों के योग के बराबर, दोनों के अंतर के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, इक्वल टू द सम ऑफ बोथ, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट, इफ द टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट विल बी। तो जल्दी से बेटा कमेंट करिए इसका आंसर बताइए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे अपने सेशन में, थ्योरी सेशन में, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर दो बल समानांतर बल होंगे, एक ही दिशा में कार्य कर रहे होंगे, तो उनके योग के बराबर होता है। 10th का ऑप्शन बी हमारा सही, दोनों के योग के बराबर, इक्वल टू द सम ऑफ बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। जब दो असमान परिमाण के समानांतर बल P और Q किसी पिंड पर कार्यरत हों, तब उनके परिणामी बल की दिशा क्या होगी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। थोड़ा सा ये घुमावदार क्वेश्चन है, काफ़ी डीप में पूछा गया है। When the two unlike parallel forces of magnitude P and Q are acting on a body, then the direction of the resultant force will be। पहला ऑप्शन है दोनों बलों के बीच में, बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों बलों पर झुकी, इंक्लाइन ऑन बोथ फोर्सेस, दोनों बलों के बाहर किंतु बड़े बल के पास, आउटसाइड फ्रॉम बोथ फोर्सेस बट नियर लार्जर फोर्स। डी ऑप्शन है दोनों बलों के बाहर किंतु छोटे बल के पास, आउटसाइड फ्रॉम बोथ फोर्सेस बट नियर स्मॉलर फोर्सेस। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। अगर जिन लोगों ने सही से पढ़ रखा होगा प्रतिदिश समानांतर बल, जिसे हम लोग कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल में बता सकेंगे, ठीक है। या आप लोगों ने अगर पैरेलल फोर्सेस पढ़ रखा होगा तो भी आप लोग सही से बता सकेंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। जब दो असमान परिमाण के समानांतर बल P और Q किसी बिंदु पर कार्यरत होते तो उनका परिणामी बल की दिशा क्या होती है बेटा। तो सी ऑप्शन सही है, दोनों बलों के बाहर किंतु बड़े बल के पास, आउटसाइड फ्रॉम बोथ फोर्सेस बट नियर लार्जर फोर्स। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी अनलाइक फोर्सेस होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो लार्ज फोर्स होता है उसके पास ही हमारे क्या होता है, उसकी दिशा होती है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो उसकी दिशा होती है। तो 11th का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा कथन स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है दो समान और समांतर बलों एक ही दिशा में बलयुग्म के रूप में कार्य करते हैं। टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज कपल। बी ऑप्शन है लामी प्रमेय का प्रयोग तीन संगामी बलों के लिए होता है। लामी थ्योरम यूज फॉर थ्री कंकरेंट फोर्सेस। सी ऑप्शन है कार्य और शक्ति की इकाई समान होती है, ये यूनिट ऑफ पावर एंड वर्क इज सेम। एंड डी ऑप्शन है संतुलन के लिए आवश्यक स्थिति कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम इज। तो देख लीजिएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है हमारी, समेशन ऑफ ई एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई वी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई एम, किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन हमारा गलत है। फिर से देख लीजिए बेटा गलत ऑप्शन कौन सा है। तो देख लीजिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दो समांतर और समान और समांतर बल एक ही दिशा में बलयुग्म के रूप में कार्य करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट एक्ट इन सेम डायरेक्शन फॉर्म अ कपल। तो ये ऑप्शन हमारा ये सही है। लामी का प्रयोग तीन संगामी बलों के लिए होता है, लामी थ्योरम यूज्ड फॉर थ्री कंकरेंट, ये भी हमारा सही है। कार्य और शक्ति की इकाई समान होती है, द यूनिट ऑफ पावर एंड वर्क इज सेम। तो ये क्या होता है बेटा, कार्य की यूनिट अलग होती है, शक्ति की यूनिट अलग होती है, इकाई दोनों की अलग अलग होती है। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा गलत है और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। यही कथन हमारा क्या है, गलत है। बाकी डी ऑप्शन की बात कर ली जाए। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि संतुलन के लिए आवश्यक स्थिति जो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन ऑफ एच, हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस होते हैं उनका किसके बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के बराबर होते हैं, और ये समेशन ऑफ मूवमेंट के बराबर होते हैं, और ये तीनों किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक भी कंडीशन सही है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेज इन मीन्स सम ऑफ मूवमेंट फोर्सेस इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। एक प्रक्रम को साम्यावस्था में कहा जाता है जब इस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी डैश होता है। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है बेटा। पहला ऑप्शन है नेगेटिव जिसे ऋणात्मक कहते हैं। बी ऑप्शन अनंत इन्फिनिटी। सी ऑप्शन 0 0। डी ऑप्शन एक और 1।
तो बेटा कब होता है, ठीक है, जब सब जल्दी से बताइए बेटा, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है 13 कि एक प्रक्रम पर साम्यावस्था में कहा जाता है जब उस पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी कितना होता है, तभी हम लोग कहते हैं बेटा फोर्सेस कब होता है, रिजल्टेंट फोर्सेस कितना होता है कि जब फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हमारा सी सही है। जीरो जब होते हैं, जब सारे फोर्सेस का सम या रिजल्टेंट जीरो होता है, तभी हमारे क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, साम्यावस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14, संगामी और समतलीय बलों की परिस्थिति में साम्यावस्था की दशा है। इन केस ऑफ कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो जिन लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में ये पढ़ा होगा तो ये ऑप्शंस का आंसर इजीली बता सकेंगे। संगामी और समतलीय बलों की परिस्थिति की साम्यावस्था की क्या दशा होती है, मीन्स कंडीशंस क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की, जब हमारा कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेज होता है। सभी लोग को कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, तभी बता सकेंगे। ऑप्शन ए है समेशन ऑफ एच इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इजकल टू जीरो। ऑप्शन बी है समेशन ऑफ एच इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इजकल टू जीरो। ऑप्शन सी है समेशन ऑफ एच इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इजकल टू जीरो। ऑप्शन डी है समेशन ऑफ एच इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इजकल टू जीरो। तो बेटा बताइए कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, जब वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। एक प्लेन कौन सा होता है, या तो एक्स प्लेन या वाई प्लेन या जेड प्लेन, कोई भी एक प्लेन पे लाई कर सकते हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एच, समेशन ऑफ वी या समेशन ऑफ एम, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा है कंकरेंट फोर्सेस। तो कंकरेंट फोर्सेस कब होंगे, कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक ही पॉइंट पे सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक ही बिंदु पर लगते हैं। तो वो कौन सा केस होता है, तो समेशन ऑफ एच में लग नहीं सकता, समेशन ऑफ वी में कंकरेंट फोर्सेस नहीं लग सकते, लेकिन समेशन ऑफ एम में लग सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कंकरेंट के लिए सही है। और दूसरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, या तो समेशन ऑफ एच बराबर जीरो होना चाहिए या समेशन ऑफ वी बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन समेशन एम के साथ है तो वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा समेशन ऑफ एच बराबर जीरो किसके लिए हो जाएगा, कोप्लेनर के लिए, समेशन ऑफ एम बराबर जीरो किसके लिए हो जाएगा, कंकरेंट के लिए। तो केवल हमारा डी ऑप्शन सही है जिसमें सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन हमारा 14 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा है संगामी बलों के सिस्टम के साथ प्रयुक्त कणों के लिए कौन सी साम्यावस्था स्थितियां दूर की जाती हैं, विच आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई फॉर द पार्टिकल अप्लाइड विद द सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो जल्दी से बेटा बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ आई बराबर जीरो। बी ऑप्शन है समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ आई बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ जेड बराबर जीरो, समेशन ऑफ एम एक्स बराबर जीरो, समेशन एम आई बराबर जीरो, समेशन ऑफ एम जेड बराबर जीरो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन है समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ आई बराबर जीरो, समेशन ऑफ एम जेड बराबर जीरो। एंड डी ऑप्शन है समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ आई बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ जेड बराबर जीरो। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए कि जो संगामी बल्स होते हैं, ठीक है बेटा, जो संगामी बल होते हैं कंकरेंट फोर्सेज होते हैं, और वो हमारे कैसे होते हैं कि उनकी साम्यावस्था की स्थितियों को दूर की जाती है, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर जो हमारे कंकरेंट फोर्सेज होते हैं उनकी जो पोजीशंस को कैसे दूर करते हैं बेटा, वो ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही है, 15 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रस्सा कसी में रस्सी पर लगने वाला बल एक उदाहरण है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वॉर। ठीक है बेटा। तो ये किसका उदाहरण है, पहला ऑप्शन है समरेखीय बल, सेकंड ऑप्शन है समतलीय बल, सी ऑप्शन है समतलीय संगामी बल, डी ऑप्शन है समतलीय असंगामी बल। तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। रस्सा कसी में रस्सी पर लगने वाला बल किसका उदाहरण होता है बेटा, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। समरेखीय बल जो होते हैं उसी में हमारा टग ऑफ वॉर होता है, रस्सी जो खींची जाती है वो एक ही लाइन में खींचते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। जब भी दो साइड से अगर कोई पर्सन खींच रहा है रस्सी, तो एक रस्सी जो खींची जाएगी वो एक सीधाई में ही खींची जाएगी। तो कोप्लेनर फोर्सेस में होता नहीं, कंकरेंट फोर्सेस में होता नहीं है, नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्सेस में होता नहीं है। तो कोलिनियर फोर्सेस हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा परिणामी बल का मान ज्ञात किया जाता है। द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस गिव द रिजल्टेंट ऑफ। तो ये रिजल्टेंट फोर्सेस किसका रिजल्टेंट देता है बेटा, पहला ऑप्शन है समांतर बलों का, पैरेलल फोर्सेस का, दो समतलीय संगामी बलों का, टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, सी ऑप्शन है समदिश समांतर बलों का, लाइक पैरेलल फोर्सेस, एंड डी ऑप्शन हमारा है असमतलीय संगामी बल, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, तो चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। पैरेलल फोर्सेस, टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो जल्दी से बेटा, बलों को जो समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा परिणामी बल का मान कब ज्ञात किया जाता है बेटा? कौन से फोर्सेस होते हैं जब हम लोग ज्ञात करते हैं? ठीक है बेटा, पता लगा, जल्दी से बताइए बेटा कौन से होते हैं? जब हमारे टू कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस होते हैं, दो समतलीय और संगामी बल होते हैं। ठीक है बेटा, सब लोगों ने देखा इस तरीके से हम लोग चित्र बनाते हैं। तो दोनों कैसे होते हैं? ये पैरेलल भी दिख रहे हैं और हमारे कैसे दिख रहे हैं? कंकरेंट फोर्सेस दिख रहे हैं हर पॉइंट पे हमारे। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, टू समतलीय संगामी बल। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि बलों की संख्या पर एक बिंदु पर कार्य करती तो ऊर्ध्वाधर रूप में कौन सी परिणामी का झुकाव इस प्रकार होता है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि बलों की संख्या पर एक बिंदु कार्य करती है तो ऊर्ध्वाधर रूप में कौन पर परिणामी का झुकाव होता है? ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट द रिजल्टेंट विल इंक्लाइन एट एन एंगल विद द हॉरिजेंटल। ऑप्शन ए है टेन थीटा बराबर समेशन एच अपॉन समेशन वी। मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिएगा बेटा, ऑप्शन है टेन थीटा बराबर समेशन ऑफ एच बराबर समेशन ऑफ वी। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है टेन थीटा बराबर समेशन ऑफ वी अपॉन समेशन ऑफ एच। सी ऑप्शन है टेन थीटा बराबर समेशन ऑफ वी इंटू समेशन ऑफ एच। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन को लिखा गया है, जो क्वेश्चन बनाया गया वो थोड़ा सा टिपिकल बनाया गया है। ठीक है बेटा, यदि बलों की संख्या के आधार पर एक बिंदु कार्य करता तो धावर के रूप में कौन सा परिणामी झुकाव होता है? तो बी ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा टेन थीटा बराबर समेशन वी अपॉन समेशन एच। तो यही जो होता है हमारा, यही हमारा क्या होता है? मेन इक्वेशन होती है परिणामी की। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए जो हमारे 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने तैयार किया था। और सभी लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अपने दोस्तों को बता दिए, कमेंट कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, बताइएगा कि ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा ताकि हम आपकी चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे, डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ जुड़ जाइएगा और सभी को ये चैनल को बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे से सारे दोस्त, आप लोग के दोस्त पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, थैंक यू।